हमारी जिंदगानी का अलग है व्याकरण, लेकिन किताबें एक जैसी है, कहानी एक जैसी है। आइए, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? और आज बहुत जोश के साथ हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेकर आए। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस शेर का तात्पर्य यही था कि किताबें एक जैसी और कहानी एक जैसी है, बस हमारी जिंदगी का जो व्याकरण है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तब हमें पढ़ाई में थोड़ा सा हम ग्रो कर सकते हैं। और हम जब सब लगेंगे मेहनत से और जब हम शिद्दत से चीजें करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि हम पीछे रहने वाले हैं। तो आइए, आई होप, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूमेरिकल मैंने कुछ करा दिए थे। आज ये चौथा न्यूमेरिकल, आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। ये कैरिया है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। बहुत बढ़िया। यानी क्वांटीकृत, किसी भी वस्तु पर जो आवेश दिया जाता है वो क्वांटीकृत किया दिया जाता है। क्वांटीकृत क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इस प्रकरण से आप क्या समझते हैं, इस बात को समझाना है। फिर बी पार्ट है इसका, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय, बड़े लेवल पे जो हम आवेश का लेन देन करते हैं उस समय आवेश जो है क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, यानी क्वांटीकरण का उपयोग नहीं करते। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार करना होता है, यानी उपेक्षा का मतलब होता है उसका नियम लागू नहीं होगा। दोनों बातें कहती है इसमें। कह रहा है किसी वस्तु का जो वैद्युत आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है, यह कह रहा है क्वांटीकरण का पालन नहीं करता है। वह कह रहा है क्वांटीकृत होता है, कह रहा है क्वांटीकरण का पालन नहीं होता। तो समझिए, लेकिन इसने एक बात जोड़ी है, बड़े पैमाने पर। कौन से पैमाने पर? जब बड़े पैमाने पर, यानी छोटे लेवल पर क्वांटीकरण का पालन हो रहा होगा। क्वांटीकरण की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है, इसके बारे में एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक गुजरे, उन्होंने बताया, तेल की बूंदों वगैरह से उन्होंने प्रयोग किया और बताया किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश क्या होता है? ई। यानी ई का क्या होगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कुछ भी हो सकता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये होगा। कह रहा है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे नौने पौने नहीं हो सकता। नौने पौने मतलब 2/3 ई। जो मूल आवेश है उसका 2/3 नहीं हो सकता। 5/3 0.25 गुणा ई, ये नहीं हो सकता। यानी नौने पौने नहीं होगा, पूरा की पूरा होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा कोई भी। तो समझ में आया? कौन सा बताया था? ये मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, कहो तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आदत डालिएगी, ऐसे ही सामने बैठी और तो मेरे साथ बोलने की कोशिश करिएगा। मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, मान लो मैं आवेशित वस्तु हूं, तो जब आवेशित वस्तु हूं तो आवेश तो होगा। अगर आवेशित वस्तु है तो उसमें जो आवेश होगा वो मूल आवेश, मूल आवेश मतलब ई। ई से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। मूल आवेश का मतलब होता है शुरुआती आवेश, जहां से आवेश की शुरुआत होती है, इससे कम आवेश नहीं हो सकता। तो कह रहा है जो मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो भी होगा उतने गुना होगा। लेकिन आप सोचो कि नौने पौने होगा, वो नहीं होगा। तो यही बताया। तो ये कह रहे हैं किसी वस्तु पर जो वैद्युत आवेश होता है वो क्वांटीकरण होता है। इस प्रकरण से आप क्या समझते हैं? तो समझा देते हैं। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हम अपनी मर्जी से कोई भी आवेश नहीं दे सकते, यानी पॉइंट में आवेश नहीं होता है। तो ये क्वांटीकरण का पालन करता है। तो बात समझ में आई? तो हम ये लिख देंगे, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कैसा होता है? छोटे लेवल पर पूर्ण गुणज होता है। यानी ई का 2 गुना होगा, ई का 3 गुना, ई का 4 गुना, ई का 2 गुना, ई का 4 गुना, ई का 5 गुना। ऐसे नहीं होगा 2/5। देखो अगर ये करेंगे तो पॉइंट लगा 0, 5 चौक 20, पॉइंट में आ गया। पॉइंट में संख्या नौने पौने होती है, आ गया 0.4 ई। तो ये नहीं होगा बच्चों, या 0.2 ई, ये नहीं होगा। सीधे सीधे या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। तो यही कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो क्वांटीकरण का पालन करता है। तो आप बता दो कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अतः हम अपनी मर्जी से कोई भी आवेश नहीं दे सकते, यानी आवेश को पूर्ण रूप में देना पड़ेगा। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो अपूर्णांक नहीं होगा, यानी कि नौने पौने नहीं होगा। अगला कह रहे हैं स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वस्तु, मैं लिख दूं ये बात अगर कहो तो, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कह रहा है बड़े लेवल पर अगर आवेश दिया जाए तो फिर क्वांटीकरण का पालन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है।
जब हम बड़े लेवल पर आवेश का लेना देना करते हैं या किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो क्वांटीकरण का पालन नहीं करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं, मान लो किसी वस्तु पर आवेश है 1 माइक्रो कूलाम। कितना है? ये है 1 माइक्रो कूलाम आवेश है। अब ये किसी वस्तु पर आवेश है तो 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। आपने पढ़ा हुआ टीजीएम, केएसटी, टीसीएम, यूएनपी, टेरा, गीगा, किलो, मेगा, हेक्टो, नैनो, पिको, नाइनो, माइक्रो पढ़ा है। कूलाम ऐसी कह रहा है अगर किसी वस्तु पर यह आवेश है तो ये कितना होगा? तो आइए, लगभग 10 की पावर 23 के करीब होगा। कितना होगा? लगभग 10 की पावर 23 के करीब होगा, यानी अपूर्णांक नहीं होगा, पूरा की पूरा होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। मान ली किसी वस्तु पर आवेश है 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 ऐसे रहेगा, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 होता है कूलाम। अब इसे मुझे बदलना है किसमें? मुझे देखना है कि कितना आवेश है। तो मूल आवेश की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर मैं इसे क्यू से लिख दूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए क्यू से, समझने के लिए थोड़ा सा हम करते हैं चीजें, समझने के लिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया क्यू बराबर किसी वस्तु पर आवेश है 1 माइक्रो कूलाम। अब आप सब जानते हैं कि माइक्रो में नहीं पढ़ेंगे हम, माइक्रो का मतलब हटाएंगे और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6 और कूलाम ऐसे क्यू आ गया। अब एक फार्मूला जानते हैं, चूंकि क्यू बराबर एन ई, एन निकालना है कितना आवेश होगा। एन बराबर मान लीजिए पूरा पूरा आना चाहिए, एन नंबर है और नंबर कैसे आना चाहिए? 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा नहीं 2.4, 2.3, 2.5, 3.2, 3. यानी पॉइंटों में नंबर नहीं आने चाहिए, पूरे पूरे आने चाहिए। तो इस बात को हम बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हमारा कितना है बच्चों? 1। संख्या तो भाई पूरी पूरी होगी, कहीं आदमी बैठे तो या तो 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 10.5, 20.5। ये थोड़ा रोडवेज थोड़ी कोई बच्चा आधा टिकट लगेगा। तो ये आएगा 10 की पावर माइनस का 6 बराबर एन ऐसे की ऐसे, कोई निशान नहीं, गुणा ई की वैल्यू। ई मूल आवेश होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये मल्टीप्लाई में सामने वाले कहां जाएगा? अपॉन में जाएगा, हम सब जानते हैं। तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन कौन जाने वाला है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू कौन आएगा? एन। अब मैं इसे काटूंगा, सीधा सा फंडा, या पॉइंट एक के बाद है, पॉइंट आऊंगा क्या बढ़ाऊंगा? 0। गुणा भाग नहीं आती तो वो भी सिखाऊंगा। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। तो ये जो हमारा मान आया वो आया 5/8। एन बराबर घुमा के लिखते हैं, ये लगा देते हैं इम्प्लाइज। एन बराबर 5/8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 है ही पहले से। अब ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है। जब 10 की पावर दो जगह लिखी हो तो उनकी पावर घट जुड़ जाती है, माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएगी, 19। कोई दिक्कत? 5/8 गुणा ये 10 की पावर माइनस 6 है और यहाँ पर कितनी है? प्लस की 19। तो ये बचेगी प्लस की 13, क्योंकि प्लस की ज्यादा है। माइनस और प्लस हमेशा घटते हैं, आते उसके हैं, जिसके ज्यादा। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो है वही बता रहा हूँ, जो है सबके सामने है। आपने गुणा भाग बहुत करी होगी, ये तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा सीखिए। अगर मैं इसमें से एक जीरो इधर निकाल लूं, 10 की पावर 23 लगभग आने चाहिए, तो क्या हुआ? -6, माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस की 19। चलो करने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लगाएंगे? एक जीरो बढ़ा लेंगे। एक माइक्रो कूलाम था, कितना था? चलो कोई बात नहीं, यहाँ से एक जीरो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50/8 गुणा 10 की पावर रह गया 12। थोड़ी सी मैंने लग रहा है संख्या उनके मिस्टेक ले ली क्या? 1.6 माइक्रो कूलाम, कोई बात नहीं, इसी से समझ लेते हैं। 8 छंग 48, कितना बचा? 2 पॉइंट लगाएंगे। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आया 6.25 गुणा 10 की पावर 12। अब आप कहोगे कि ये तो नौने पौने आ गया यहाँ पर, लेकिन नौने पौने नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 की पावर है बहुत सारी। अगर मैं यहाँ से 2 पावर क्या करूं? हटा दूं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा, यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कितनी बचेगी? 10। तो देखिए ये बता रहा है किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, एक तो वो मूल आवेश का पूर्ण जो होता है, यानी पूरा पूरा होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत बड़े लेवल पर जब हम आवेश लेते हैं तो ये क्वांटीकरण की क्या कर देता है? उपेक्षा कर देता है। देखिए
यहाँ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब बहुत बड़े लेवल पर आवेश लिया दिया जाता है तो उसमें क्वांटीकरण का कोई रोल नहीं रहता। ये कह रहा उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। उपेक्षा का मतलब कुछ टीचर निकाल लेते हैं लागू करता है यानी कि पालन करता है, ऐसा नहीं, उपेक्षा का मतलब तिरस्कार होता है। तो बात समझ में आ गई। तो यही बात लिखनी है कि जब बहुत बड़े लेवल पर आवेश लिया दिया जाता है तो ये क्वांटीकरण के नियम का पालन नहीं करता है। अतः माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम लिया तो उसमें आवेश कितना है, 625 गुणा 10⁻12 आया। और पहला वाला क्या था, जब छोटे लेवल पर कोई आवेश दिया जाता है तो मिलिकन कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अपनी मर्जी से आप कोई भी आवेश ले दे नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जय जांच कीजिए, जांच जब जब होगा ये क्या होगा, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर जो आवेश है आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। आवेश 3 तरह से आता है। आवेश की पहली प्रक्रिया जो होती है वो यही है, घर्षण, कि रगड़ के आ जाए। रगड़ लगाओ किसी पे, आपने देखा टीचर ऐसे करते हैं, कागज छोटे टुकड़े लगाते हैं तो रगड़ आ जाती है, रगड़ द्वारा। दूसरी इसकी कंडीशन होती है चालन द्वारा, तीसरी प्रेरण द्वारा। तो घर्षण द्वारा भी आता है, चालन द्वारा होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु सटा के रख दिया जाए, रगड़ा ना जाए, तो वो चालन होता है। जैसे एक गर्म वस्तु के पास दूसरी गर्म वस्तु रख देते हैं तो देखा वो भी थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है। घर्षण एक दूसरे पर रगड़ दो, ऐसा रगड़ोगे देखो तो ये गर्म हो रहा है, हाथ आवेश इधर से उधर जा रहा है। एक होती है प्रेरण द्वारा, यानी किसी को देख के किसी को आवेश आ जाना। तो हम क्या करते हैं, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, कहावत है, तो वो 3 होता है। तो ये कह रहे हैं रगड़ने द्वारा यानी घर्षण द्वारा। रगड़ने का मतलब होता है घर्षण लगना, फ्रिक्शन फोर्स, दोनों पर आवेश आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसी की परिगणना का वस्तु के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस पर कीजिए परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ये है हमारा कंजर्वेशन लॉ, चार्ज ऑफ कंजर्वेशन लॉ। नियम सही नहीं लिखा है, नियम ऐसे करके होगा, गलत है, नियम जब होगा, किताब में देख लेंगे। तो आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। बिल्कुल सही करता है। आप लिख भी सकते हैं इसे, मैं बोल रहा हूं वही बात आपको लिखना है। जब मान लीजिए एक वस्तु ये और दूसरी वस्तु क्या है, दूसरी वस्तु माना ले ली ये 2 वस्तु ले ली। अभी इन पर आवेश जो है वो शून्य होगा, इस पे भी शून्य और इस पे भी शून्य, यानी इनका कुल आवेश भी शून्य बैठेगा। कुल आवेश का मतलब इन दोनों का आवेश जोड़ लो तो शून्य रहा। अभी इस पे किसी को रगड़ा नहीं है तो इस पर चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है। बात समझ में आ रही है? इनका कुल चार्ज जोड़ा जाए तो 0 + 0, 0 + 0 क्या होगा, 2 0 0 ही होता है यार। अगला क्या है, इन्हें मैंने इस पर रगड़ दिया। अब रगड़ दिया तो किसी में प्लस आएगा किसी में माइनस आएगा, लेकिन ये सत्य है कि जितना इस पर प्लस आएगा उतना इस पर माइनस आएगा। तो मान लिया हमने इस पर प्लस आ गया 10, इस पर प्लस 10 आ गया, यानी प्लस चार्ज आ गया इस पर, और इस पर आ गया माइनस चार्ज। तो जितना इस पर धनावेश आएगा उतना इस पर ऋणावेश आएगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज सेम आएगा, माइनस आ गया। तो एक पर प्लस आ गया, एक पर माइनस आ गया। अब कमाल की बात यह है कि जब इनका कुल आवेश देखोगे, यहां कुल आवेश 0 + 0 0 ही रहा, यहां पर कुल आवेश, यहां कुल आवेश जोड़ो तो अभी प्लस और माइनस कट के क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि कुल आवेश पहले भी 0 था, अभी भी 0 रहा। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये तो कहता है जो पहले थी वही बाद में रहे, उसमें बदलाव ना हो। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा आपने, ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट, यानी जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो सकते हैं, तो हमने रूप में बदला, पहले उदासीन था फिर हम इसे चार्ज लेवल पर ले आए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कर दिया नेगेटिव कर दिया, तो रूप तो बदला। यानी चार्ज, पहले चार्ज था ही नहीं, अब चार्ज आ गया, लेकिन फिर भी कुल आवेश क्या रहा, 0 रहा। और जब पहले भी 0 अभी भी 0, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है कि नहीं करता है? तो ये लिखना है, माना कोई 2 वस्तुएं, प्रारंभ में उन पर आवेश क्या है, शून्य है, और उनका कुल आवेश क्या होगा, शून्य ही रहेगा। जब उन्हें एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो एक पर जितना धनावेश आता है उतना इस पर ऋणावेश आता है, यानी कि उनका कुल आवेश भी शून्य ही रहता है। अतः स्पष्ट है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। कौन?
एक छड़ को दूसरी छड़ से रगड़ा जाता है, यानी छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाएगा। तो छड़ को जब रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाएगा तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। लिखना कैसे, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। जब कांच और छड़ लिया जाता है तो कांच पर आवेश 0, और छड़ भी कैसी होती है, उदासीन है, इसमें भी आवेश शून्य होता है, और इनका कुल आवेश शून्य रहता है। लिख देता हूं मैं, छड़ पर आवेश कहां पर, प्रारंभ में, प्रारंभ में छड़ पर आवेश 0, रेशम क्योंकि दोनों उदासीन होंगे, रेशम पर भी आवेश 0, इसलिए कुल आवेश 0 + 0 0 ही रहेगा। जब छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है, तब मान लीजिए छड़ पर क्या आ गया, छड़ पर, छड़ से रेशम में चले गए आवेश, आवेश से छड़ पर आ गया, छड़ पर आ गया मान लो पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया 10। छड़ पर जितना छड़ पर आवेश आता है, जितना छड़ पर, ये लिख दो, छड़ पर आवेश आता है उतना ही विपरीत आवेश रेशम पर आ जाता है। अतः यहां भी कुल आवेश, अतः यहां भी कुल आवेश क्या होगा, प्लस और माइनस कट के 0 ही आएगा। अतः छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर ये आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। तो ये छड़ पर आवेश कितना था 0, रेशम पर भी आवेश कितना था प्रारंभ में 0, कुल आवेश कितना हो गया 0। जब छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तब छड़ पर आवेश आ जाता है, उतना ही छड़ पर जितना आवेश आता है उतना ही रेशम के, उतना ही विपरीत आवेश रेशम पर भी आ जाता है, रेशम पर भी आ जाता है। अतः यहाँ भी कुल आवेश क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मान लो जितना उस पर प्लस उतना इस पर माइनस हो गया, उस पर जितना माइनस उस पर इतना प्लस, कट पिट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आइए कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है। बड़ा बेहतरीन बात कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है, बहुत मजेदार बात कह रहा है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, या क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, और वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, बंद वक्र के रूप में होती हैं। इनका ऐसा होता है, ऐसे, ये ऐसे होंगी, और चुंबक में होती है तो ये ऐसे होती है, नॉर्थ से साउथ की हो जाती है, बंद वक्र के रूप में होती है। कैसी होती है, बंद वक्र, ये ऐसे होती है, या कहीं से उत्पन्न कर लो ऐसे करके। लेकिन हमारी जो बात है वो ये कह रहा है भाई, कह रहा है एक सतत वक्र होती है, अर्थात, अर्थात में पता नहीं कैसे लिख दिया, कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, एकाएक नहीं टूट सकती। जैसे ये मान लो लाइन मैंने शुरू करी यहां से ऐसे, तो ये कहीं भी ब्रेक नहीं हुई, यहां से शुरू हुई, यहां पर क्या हुई, ये खत्म हुई। अगर ये कहीं पर टूटेगी ऐसे करके, तो कह रहे हैं बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती है, क्या नहीं होती है, टूट सकती है। कोई रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, ऐसे बीच में नहीं टूट सकती। इस पर कीजिए, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो क्वेश्चन है, एक तो ये बात है कि एक टूटती है नहीं टूटती है, यानी सतत होती है, सतत का मतलब कंटिन्यूस, एक बार पैर रख दिया तो रख दिया, वो वहीं पर जाके खत्म होगी, बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होगी, तो ये सतत है। और टूट जाती तो ये असतत होता। अब इस बात को लिखना कैसे है, देखो लिखेंगे हम ऐसे करके। दरअसल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है, वैद्युत बल रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, मान लो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचूं, मैं इस बिंदु पर क्या खींचूं, स्पर्श रेखा ऐसे, इस स्पर्श बिंदु पर खींचूं, और इस बिंदु पर खींचूं, और इस बिंदु पर खींचूं, प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु, वैद्युत क्षेत्र रेखा का प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है।
बहुत बढ़िया सी बात है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, यानी प्रत्येक बिंदु पर, बहुत जैसे यहाँ 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 सब में, कहीं भी, हर जगह अगर स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो वैद्युत क्षेत्र की रेखा को व्यक्त करेगी। अब मान लो ये टूट जाए ऐसे करके, ऐसे टूट गई। अब यहाँ तो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, वैद्युत क्षेत्र रेखा व्यक्त करेगी, लेकिन यहाँ है ही नहीं स्पर्श वैद्युत क्षेत्र रेखा, तो यहाँ स्पर्श रेखा नहीं खींचेगी। और जब नहीं खींचेगी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता ही नहीं सकते। इसका मतलब ये एकाएक टूट नहीं सकती, लगातार कैसी होती है, सतत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, किंतु जब एकाएक रेखा टूटी होगी तो उसके टूटे हुए भाग पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं, उस पर स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए ये कभी भी एकाएक नहीं टूटती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। कैसी होती हैं? सतत होती हैं। तो मुझे समझ में आ गया होगा आपको ये बात कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? सतत होती हैं, क्योंकि उनके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यदि रेखा एकाएक टूट जाएगी तो टूटे हुए भाग के बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त नहीं कर सकते। अतः रेखाएं कैसी होती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। आगे कह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को ऐसे काट दें, मान लो वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे एक दूसरे को काट दें, ये काट दिया, अब इसके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र दिशा व्यक्त करेगी, इधर होगी, और इसके प्रत्येक बिंदु पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, इसकी इधर होगी। भैया जी, इसकी स्पर्श रेखा इधर है, इसकी स्पर्श रेखा इधर है, और जबकि वैद्युत क्षेत्र एक ही होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी तो एक ही होगी। तो ये बात निश्चित हो रही है कि इसकी दिशाएं अब क्या हो रही है? दो, एक इधर हो गई और एक हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर परस्पर कहीं काटेंगे, मान लो यहाँ काटा और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, और यहाँ काटा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। डायरेक्शन थोड़ी अलग अलग होगी, अपोजिट हो गई, जबकि वैद्युत क्षेत्र दिशा तो एक ही होगी। तो ये बात सिद्ध होती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि एक दूसरे को काटती हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके प्रत्येक, इसके बिंदु पर, काटे हुए बिंदु पे देख लो, इसकी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कितनी हो जाएंगी? दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। संभव क्या है कि किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काट रही है तो वहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो सेम होनी चाहिए थी ना, एक ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है? दो हो रही है, जो कि संभव नहीं है। दिशा किसी की एक ही हो सकती है, आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, दो में थोड़ी नहीं चले जाओगे। तो वही है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि ये काटेंगी तो इसकी दो दिशाएं होंगी, काटे हुए बिंदु पर इसकी क्या होंगी? दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो बात समझ में आ गई? चाहो तो इस बात को लिख सकते हैं। पहली वाली बात में क्या लिखेंगे? इससे वैद्युत रेखा सतत वक्र होती है। स्तर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? सतत होती है, क्योंकि उनके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और प्रत्येक स्पर्श रेखा क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। लेकिन जब एक टूट जाएंगी तो टूटे हुए भाग के बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच भी देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र, मतलब उसके प्रत्येक बिंदु पर, मैं लिख देता हूं दोनों बार। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती। यदि रेखा एकाएक टूट जाती है तो
टूटे हुए स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होते हैं। ये पहली बात आई कि इस तरह वैद्युत रेखाएं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को तय करती है। अब वो जहां टूटी होगी वहां पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे कहाँ, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र के बिंदु पर खींचेंगे, तो वहां हम डायरेक्शन को डिनोट ही नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी रेखाएं टूटी हुई नहीं होती। कैसी होती हैं? सतत वक्र होती हैं। दूसरा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। काटे हुए बिंदु पर इनकी दिशा देखेंगे तो इसकी दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, तो ये लिख देंगे। चूंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटेंगी तो इनकी क्या होंगी? दो दिशाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। चाहो तो ये भी लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखते हैं। बी वाला आंसर लिखते हैं, बी वाला। वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा, वैद्युत बल रेखा परस्पर कभी एक दूसरे को नहीं एक दूसरे नहीं काटती। यदि ये काटेंगी तो इनकी दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव क्या है, जो कि संभव नहीं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?